चुनावी हल्फनामे में बौद्ध होने की घोषणा करने वाले खड़गे खुद को हिंदू ही नहीं ज्योतिर्लिंग भी बता रहे हैं। वैसे जब इनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे सनातन को बीमारी बता रहे थे तो शायद वो अपने पिताजी को लेकर अपने निजी अनुभव बयान कर रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक सभा में विवादित बयान दिया। खड़गे ने खुद की तुलना ज्योतिर्लिंग से की। खड़गे ने कहा, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग मैं हूँ। मेरे पिता ने मेरा ऐसा नाम रखा है। खड़गे के विवादित बयान पर भाजपा नेता ने कड़ा विरोध किया। दिल्ली की सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरी पार्टी सेकुलर है, मैं चाहता हूं कि हम सभी एक साथ होकर चलें। भाजपा के लोग लोकतंत्र में मिली शक्ति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नैतिकता की सिर्फ बातें करती है लेकिन अनैतिक काम करती है। वो सभी ईवीएम से वोट चुराती है तो कभी आपके चुने हुए विधायक चुराती है, कभी आपकी पेंशन चुराती है तो कभी किसानों की एमएसपी चुराती है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने वीडियो जारी कर कहा कि हिंदू आस्था का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की पहचान है। कांग्रेस ने पहले श्री राम का अपमान किया। श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में आयोजित समारोह को कांग्रेस ने नाच गाना करार दिया था। कांग्रेसी लगातार श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। खड़गे ने अपनी तुलना 12 ज्योतिर्लिंग से की है। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र ज्योतिर्लिंग हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी दूसरे धर्म के लिए कांग्रेस ऐसी टिप्पणी कर सकती है? वोट बैंक के लिए कांग्रेस का स्तर इतना गिर गया है कि लगातार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। नाम अगर शिव है तो आप अब भगवान शिव नहीं बन सकते। ज्योतिर्लिंग से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और वे खुद को ज्योतिर्लिंग बता रहे हैं। यह हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर देश की मस्जिदों में सर्वे कराकर समाज को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि लाल किला, ताजमहल और 4 मीनार भी मुसलमानों ने बनवाया, क्या उसे भी तोड़वा देंगे? संविधान को लेकर महारौली की शुरुआत में खड़गे ने कहा कि ऐसा करके बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की ही बात का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा, मोदी शाह तो अपने लीडर मोहन भागवत जी की बात भी नहीं मानते। कल लाल किला, ताजमहल, 4 मीनार, तब सब कुछ तोड़वा कर उसके नीचे कुछ ढूंढेंगे। खड़गे ने आगे कहा, हर जगह सर्वे किया जा रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। इस संबंध में आवाजें बढ़ रही हैं, लेकिन 2023 में आरएसएस नेता मोहन भागवत ने कहा था कि हमारा उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण करना था और हमें हर मस्जिद के नीचे एक शिवालय नहीं ढूंढना चाहिए। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह के सर्वेक्षण की अनुमति देकर लोगों को एकजुट न होने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम सब एक हैं और आप यही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है, लेकिन वे किसी को भी सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। सच्चाई यह है कि आप ही हैं जो हमें बांट रहे हैं। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अचानक बड़ा यू टर्न लेते हुए एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। उद्धव सेना को विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर ही जीत मिली। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पार्टी के पूर्व पार्षदों से मुलाकात की और उन्हें आगामी बीएमसी चुनावों की तैयारी शुरू करने और हर घर तक हिंदुत्व के एजेंडे को ले जाने का निर्देश दिया। बैठक में शामिल नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उद्धव ठाकरे ने पूर्व पार्षद से भाजपा और महायुति के इस कथन का खंडन करने को कहा कि शिवसेना यूबीटी ने हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग दिया है। एक पूर्व पार्षद ने कहा, उन्होंने हमें बताया कि शिवसेना यूबीटी हमेशा हिंदुत्व के लिए काम करती रही है और यह हमेशा काम करती रहेगी, लेकिन विरोधियों ने एक झूठी कहानी फैलाई है। हमने हिंदुत्व को त्याग दिया है। उन्होंने हमें लोगों तक एक हिंदुत्व के एजेंडे को पहुंचाने को कहा है। खबरों के अनुसार अधिकांश पूर्व पार्षदों की राय थी कि शिवसेना यूबीटी को निकाय चुनाव में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हालांकि उद्धव ने उनसे पहले जमीनी स्तर पर काम शुरू करने को कहा। ये तब हुआ जब पार्टी नेताओं ने विधानसभा चुनावों में गठबंधन को करारी हार का सामना करने के बाद शीर्ष नेतृत्व से एमवीए छोड़ने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने पार्षदों से कहा कि वे मुंबई के 36 विधानसभा क्षेत्रों के 227 वार्डों में अपनी तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने मुंबई में चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों के लिए विधायकों, नेताओं, सचिवों और समन्वयकों को भी नियुक्त किया है। शिवसेना के एक पदाधिकारी के अनुसार निकाय चुनाव के लिए 18 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो तैयारियों की देखरेख करेंगे और उन्हें शुरू करेंगे। शिवसेना के एक पदाधिकारी ने कहा, उद्धव जी ने हमें अगले हफ्ते के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा और एक व्यापक चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर सरकार गठन को लेकर नाटक करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है। वहीं इस मीटिंग में ज्यादातर पूर्व नगर
नगर सेवक ने उद्धव ठाकरे को सुझाव दिया कि बीएमसी का चुनाव शिवसेना यूबीटी को अपने दम पर ही लड़ना चाहिए। मीटिंग के बाद ये बातें सामने आई कि मुंबई नगर निगम चुनाव शिवसेना यूबीटी अपने दम पर लड़ने पर विचार कर रही है। महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर उद्धव ठाकरे की ओर से पूर्व नगर सेवकों को निर्देश और मार्गदर्शन दिए गए। प्रत्येक 12 वार्डों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 निरीक्षक नियुक्त करने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। फरवरी 2025 में बीएमसी चुनाव होने की संभावनाएं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव ठाकरे दौरे पर हैं। बीएमसी चुनाव से पहले उन्हें फैसला करना होगा कि यूबीटी महाविकास अघाड़ी में बनी रहेगी या बाहर हो जाएगी। यह फैसला उनके लिए दोधारी तलवार भी साबित हो सकती है। अगर चुनाव में यूबीटी अकेले चुनाव में उतरी तो विपक्षी दलों का वोट बढ़ सकता है। इस बंटवारे का सीधा फायदा महाराष्ट्र की सत्ता में बैठने वाली बीजेपी और शिंदे सेना को होगा। अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ बने रहे तो शिवसेना के ट्रेडिशनल वोटर भड़क सकते हैं। विधानसभा चुनाव में वे इसका ट्रेलर देख चुके हैं। खतरा यह है कि बीएमसी में किसी कारण से होने वाली हार का असर पार्टी में होगा और बड़े नेताओं के अलावा ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता शिंदे सेना और बीजेपी की ओर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 11 दिन हो चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति की 3/4 से भी अधिक बहुमत दिया, पर अभी भी नहीं पता है कि प्रदेश का सीएम कौन बनेगा। ये बात तो तय हो चुकी है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, पर ना तो भाजपा ने सरकार बनाने का दावा किया है और ना ही राज्यपाल ने आमंत्रित। हालांकि माना जा रहा है कि भाजपा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर चुकी है। अभी तक के घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बाधा बन रहे हैं। शिंदे को लेकर शुरू हुई ये बहस निराधार भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद तीनों ही नेता उसी रात मुंबई लौट आए थे। उसके बाद से शिंदे सबको टहला रहे हैं। कभी कहते हैं कि बीमार हैं, फिर अचानक प्रकट होते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में आस्था जताते हैं, बीजेपी के सीएम बनने की बात करते हैं, फिर बयान आ जाता है कि जनता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एकनाथ शिंदे ये सब मोलभाव के लिए कर रहे हैं। उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, मलाईदार विभाग चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए, पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीजेपी उनको इतना भाव आखिरकार क्यों दे रही है। बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए करीब करीब बहुमत है, फिर अगर संगठन में इतना कमजोर दिखेगी तो कल अजीत पवार भी सर उठाएंगे। इन सब बातों को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी इतने कमजोर क्यों दिख रही है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार की ताजपोशी और सीएम चेहरे के ऐलान से पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा सियासी बम फोड़ा। अठावले ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को महायुति गठबंधन के प्रमुख का पद ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अनिश्चितता के बीच रामदास अठावले ने कहा कि शिवसेना नेता ने केंद्र सरकार में मंत्री बनने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। अठावले ने यह भी कहा कि भाजपा ने शिंदे को बता दिया है कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि कल होने वाली बैठक में बीजेपी पर्यवेक्षक सभी विधायकों की बात सुनेंगे और कल देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा की जा सकती है। एकनाथ शिंदे को कोई समस्या नहीं है, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। बीजेपी आलाकमान ने पहले ही उन्हें बता दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। उनके पास महायुति का अध्यक्ष पद लेने या केंद्र मंत्री बनने के विकल्प है, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं है। वे बहुत घबराए हुए। एकनाथ शिंदे ने पिछले बुधवार को कहा था कि वे मुख्यमंत्री पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को स्वीकार करेंगे। अठावले ने जहां शिंदे द्वारा 2 ऑफर को नामंजूर किए जाने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा कि हमारे नेता ने पहले ही साबित कर दिया है कि शिवसेना का सही मायने में प्रतिनिधित्व कौन करता है। अब यह दिल्ली पर निर्भर है कि वे उनके कद को कैसे बनाए रखे। हम उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महायुति सरकार शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होना है। मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां काफी जोरों से चल रही हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बुलाई गई इंडिया ब्लॉक की बैठक में राहुल गांधी की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बैठक की अगुवाई की और आगे के प्लान को लेकर ब्लूप्रिंट पेश किया। सूत्रों के अनुसार गांधी ने बैठक में मौजूद लोगों से कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म और ईवीएम लोगों के मुद्दे हैं। सूत्रों ने कहा कि उन्हें
उन्होंने बैठक में पूछा, जब केवल कॉर्पोरेट्स को ही फायदा होता है और चुनावी प्रक्रिया में खामियां हैं और दूसरे विकल्पों को नकारा जाता है, तो यह लोगों का मुद्दा कैसे नहीं हो सकता। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संस्थापक सदस्य तृणमूल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। यह तीसरी बार है जब पार्टी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुई और इस बारे में पूछे जाने पर टीएमसी ने न्यूज 18 से कहा कि हम इस बात को लेकर साफ हैं कि हम मोदी सरकार को लोगों के मुद्दे पर चुनौती देना चाहते हैं। टीएमसी के मुताबिक क्रोनी कैपिटलिज्म और ईवीएम जैसे मुद्दे लोगों के साथ नहीं जुड़ते। उन्होंने कहा, देखिए, उन क्षेत्रों को जहां राहुल गांधी ने प्रचार किया है, अगर उनकी बातों का लोगों पर असर होता है तो कांग्रेस क्यों हारती। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त मिलने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छोड़ने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव को फिर से वापस लाया जाए, क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ से चुनावी नतीजों पर असर पड़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया, तो कांग्रेस अब ईवीएम के मुद्दे को भुगतना चाहती है, लेकिन पार्टी को साथ दल से ही निराशा मिली है। इस तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस की हालत और खराब हो गई है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे सहयोगी कांग्रेस की ईवीएम और क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ जुनून को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो की तर्ज पर ईवीएम जगाओ यात्रा की योजना बनाई और इंडिया ब्लॉक पार्टियों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कुछ ने यह भी पूछा कि क्या यह यात्रा उन राज्यों से होकर गुजरेगी जहां कांग्रेस ने चुनाव जीते हैं। टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को ईवीएम को दोष देने के बजाय अपनी हार का आत्ममंथन करना चाहिए। इंडिया गठबंधन में विभाजन के पीछे असली राजनीति भी है। उदाहरण के लिए दिल्ली में यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहयोगी नहीं होंगे। बंगाल में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस कभी एक मत नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने धीरे से आवाज उठाई कि ईवीएम और इंडस्ट्रियल लिस्ट चिंता का विषय है, लेकिन पार्टी को लोगों के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। यह एक ऐसा संकेत है जिसे राहुल गांधी के करीबी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक मजबूत विकल्प नहीं है, तो क्या गांधी का जुनून और विश्वास इस अवस्था को और बढ़ाएगा। राहुल गांधी के विचार कांग्रेस की राजनीति में हमेशा से अहम रहे, लेकिन विपक्षी एकता के मामले में उनकी विचारधारा पर अक्सर सवाल उठाए गए। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच बढ़ती असहमति खासकर राज्य स्तर पर यह संकेत देती है कि गांधी का अडिग रवैया गठबंधन के लिए और अधिक उलझने उत्पन्न कर सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।